हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आदिल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, स्वामी कॉलेज रतनगढ़, आपका इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की पिछली क्लास के अंदर अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों से संबंधित टॉपिक अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा कल अपन ने बीए फर्स्ट ईयर के क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो था मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, या मानव और पर्यावरण के मध्य का जो एक रिलेशन है, एक अंतर संबंध है उन दोनों के मध्य, उनकी अपन ने कल चर्चा की थी। और मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि भाई मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो तीन प्रकार की विचारधाराएं होती है। पहली जो विचारधारा का नाम आता है, जिसका नाम है निश्चयवाद की विचारधारा, जिसका प्रबल प्रतिपादक जो है, समर्थक जो है, वो फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। दूसरी जो विचारधारा थी संभववाद की विचारधारा, जिसका प्रधान संपादक या जो प्रतिपादक है वो फ्रांस का भूगोलवेता है विडाल डे लाब्लाश, उसको माना जाता है। तीसरा जो अवधारणा है या जो कंसेप्ट है, जिसका नाम है नव निश्चयवाद की अवधारणा, जिसका प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। तीनों ही विचारधाराएं अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं थी। निश्चयवाद के अंदर मानव और पर्यावरण के अंदर से पर्यावरण या प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया। पर्यावरण को प्रमुख रूप से उसके अंदर माना गया कि जो प्रकृति है वही सुपर होती है, वही प्रधान होती है। मानव जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। मानव को जो भी निर्देश प्रकृति प्रदान करती है उसे मानना ही पड़ेगा। मानव उन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य माना गया है। ये चीज़ अपन ने निश्चयवाद की विचारधारा, या जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर अपन ने इस अवधारणा की बात की थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 नंबर की विचारधारा या अवधारणा है, जिसका नाम था संभववाद की विचारधारा। संभववाद की विचारधारा के अंदर मैंने आपको बताया था कल कि संभववाद की विचारधारा का प्रधान प्रतिपादक फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डे लाब्लाश थे। इन्होंने बताया कि मानव और प्रकृति, इन दो कारकों के अंदर से जो प्रकृति है वो मानव को आदेश ना देकर संभावनाएं देती है, या मानव के सामने अलग अलग प्रकार की पॉसिबिलिटीज उपलब्ध करवाती है, और उसे मानना या न मानना वो मानव के हाथ में होता है। मानव उन संभावनाओं में या उन जो एक अलग स्थितियां दी जाती है प्रकृति के द्वारा, उनमें काट छांट कर सकता है। काट छांट करके मानव उन्हें अपना सकता है, चाहे तो अपना ले और चाहे तो नहीं भी अपना ले। इस प्रकार से संभववाद की जो विचारधारा है उसके अंदर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रमुख स्थान दिया गया प्रकृति की तुलना में। दोनों ही विचारधाराओं का विरोध हुआ, आलोचनाएं हुई अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरी नई विचारधारा या कंसेप्ट का जन्म हुआ, जिसका नाम है नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। इसके अंदर बताया गया मानव पर्यावरण दो अलग अलग कारक है, दोनों ही कारक एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। मानव अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण या प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है, और पर्यावरण या प्रकृति जो है वो अपना संतुलन बनाने के लिए या अपना जो एक बैलेंस है वो बरकरार रखने के लिए मानव के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह से नव निश्चयवाद की विचारधारा के अंदर इस बात पर बल दिया गया कि दोनों ही कारक महत्वपूर्ण है, और किसी भी एक कारक के अभाव के अंदर दूसरे की कल्पना संभव नहीं की जा सकती। ये बात अपन कल कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन एक नए टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जब बीए फर्स्ट ईयर की जो पहली बुक है, जिसका नाम है संसाधन और पर्यावरण या रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, इस बुक को लेकर जब अपन चले थे तो मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बुक के अंदर ये पूरी तरह से अपनी जो इन्वायरमेंट है, या जो मानव और इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड बुक ये मानी जाती है। ठीक है, अब खनिज संसाधन जो है वो आज का अपना टॉपिक है। देखिए, शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जिसने खनिज का नाम न सुना हो। छोटी क्लासेज से भी अपन बात करते हैं तो
जो सोशल साइंस की बुक होती है, सामाजिक की जो बुक होती है, उसके अंदर अपन को खनिज पढ़ना पड़ता है। संसाधन है वो भी अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक अपन इनकी जो कॉमन जो डेफिनेशन है ना, उसको अपन नहीं बता सकते। अपन को पता है खनिज क्या होता है, अपन जानते हैं संसाधन क्या होता है, लेकिन फिर भी अपन इनकी एक डेफिनेशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखिए मैं इसका बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मेरी यही कोशिश होती है कि उस टॉपिक से संबंधित या जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो मीन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में अपन को पता होना जरूरी होता है, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपन आसानी से अध्ययन कर सके। ठीक है, देखिए सिर्फ अगर अपन इनको दो अलग अलग प्रकार के भागों में बांटा, देखिए खनिज संसाधन अपना टॉपिक है, मैंने इसको दो अलग अलग प्रकार के जो वर्ड है, दो वर्डों के अंदर ही मैंने इसको डिवाइड कर लिया। पहला वर्ड है खनिज, दूसरा वर्ड है संसाधन। ठीक है, अब खनिज का मतलब क्या होता है, देखिए अगर साधारण भाषा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर नॉर्मल डेफिनेशन के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जमीन को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। ये बिल्कुल साधारण वर्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी परत है वो मृदा के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी का जो धरातल है या पृथ्वी के नीचे गहराई में जो भी पदार्थ अपन को मिलते हैं, उन पदार्थों को अपन खनिज के नाम से जानते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है कि जमीन को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज पदार्थ कहा जाता है, तो क्या अपन ये मान सकते हैं कि खनिज पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इस पृथ्वी के नीचे तक ही सीमित रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अपन डेफिनेशन के माध्यम से यह बोलते हैं कि जमीन को खोद के निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन खनिज हमें जो समुद्र है उसकी गहराई में भी अपन को मिलते हैं। जो पर्वत है उनकी भी जो गहराई है, पर्वतों का जो अंदर जो पर्वतों जो एक निर्माण हुआ है पर्वतों का, उनमें भी अपन को खनिजों के अंश मिलते हैं या खनिज पदार्थ वहां से भी अपन को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई खनिज की। अब अगर अपन बात करें संसाधन की, देखिए संसाधन अपन किसको कहते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है ना, वो जब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कोई भी पदार्थ, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव के जीवन को सुगम बनाते हैं, मानव के जीवन जीने का जो ढंग है उसे एक सुविधा प्रदान करते हैं, मानव के लिए यूजफुल होते हैं, उन पदार्थों को अपन खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। और अगर वो मानव के लिए उपयोगी साबित हो गए तो उनको अपन संसाधन या रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई संसाधन की। खनिज का मतलब जमीन को खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। संसाधन का मतलब वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन पदार्थों को अपन संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपनी बात करें अपन पूरे टॉपिक की खनिज संसाधन की। अब खनिज संसाधन का मतलब क्या हो गया भाई? पृथ्वी की गहराई में, पर्वतों में, समुद्र की गहराई में, यहाँ अपन को जो भी पदार्थ मिलते हैं उनको अपन ने खनिज कह दिया। लेकिन सारे जो पदार्थ है या सारे जो खनिज है वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। इनमें से जो भी खनिज मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हीं खनिजों को अपन खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। ये बात हो गई। वे खनिज पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें अपन खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें खनिजों के प्रकारों की, ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो बात है वो है खनिजों के प्रकार। ठीक है, अपना टॉपिक है खनिज संसाधन। डेफिनेशन मैंने खनिज संसाधन की बता दी कि वे खनिज पदार्थ या वे जमीन को खोद के निकाले जाने वाले पदार्थ, जमीन को, पर्वतों को, समुद्रों की गहराई में मिलने वाले वे पदार्थ या वे खनिज जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव के जीवन को सुगम बनाते हैं, उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं खनिजों के प्रकारों की। देखिए खनिज के जो प्रकार है मुख्य रूप में
खनिज को दो प्रकारों के अंदर विभाजित किया जाता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए खनिजों के प्रकार है दो, ठीक है। जो पहला प्रकार है खनिज का वो है धात्विक खनिज। जो दूसरा प्रकार है खनिज का जिसका नाम है अधात्विक खनिज। ये दो प्रकार है अपने खनिज पदार्थों के, धात्विक और अधात्विक। देखिए अगर इन दोनों प्रकार के खनिजों की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अपन को कि धात्विक का मतलब धातु से, अधात्विक के अंदर भी धातु वर्ड आ रहा है। लेकिन धात्विक खनिज अपन किन को बोलेंगे? वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु का जो अंश होता है या धातु के जो पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उन खनिजों को अपन धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। और अधात्विक खनिज बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका विलोम होता है। जहां अधात्विक खनिज के अंदर अपन ने बात की है कि धात्विक खनिजों के अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, मतलब जो मेटल है उसके पार्ट्स पाए जाते हैं, अंश पाए जाते हैं, वहीं अधात्विक खनिजों के अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाएगा। तो इसके अंदर जो धातु का अंश है उसका क्या होगा? अभाव पाया जाएगा। यह है धात्विक और अधात्विक। अब निश्चित सी बात है, बिल्कुल सही एक बात है बिल्कुल कि भाई जो धात्विक खनिज है उनके अंदर अपन ने बात की कि धात्विक खनिजों के अंदर धातु का अंश पाया जाता है, मेटल जो है वो इसमें पाई जाती है। और अधात्विक खनिजों के अंदर धातु के अंश बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। अब धातु जो होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि धात्विक खनिज क्या होंगे? ये धात्विक खनिजों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? कठोर होगी। क्यों होगी कठोर प्रकृति के? इसलिए होगी कठोर प्रकृति क्योंकि धात्विक खनिजों के अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु है वो कठोर होती है, इसलिए धात्विक जो खनिज है उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? कठोर प्रकृति के ये होंगे। इनकी जो एक स्ट्रक्चर है, जो इनकी प्रकृति है, नेचर है, वो क्या होगी? मजबूत होगी और ये आसानी से अपन इन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल्स की बात अगर अपन करें, सोना है, चांदी है, जस्ता है, शीशा है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है या ये सारे जो खनिज है वो कैसे खनिज है? धात्विक प्रकृति के खनिज इनको माना जाता है। धात्विक प्रकृति के खनिज अपन इनको क्यों कहा? क्योंकि इनमें धातु पाई जाती है, धातु पाई जाने के कारण ये खनिज कठोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब धात्विक खनिजों में धातु के अंश पाए गए, इसके कारण ये क्या हुई? कठोर हुई, अपन इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब सोना है, अपन सोने को आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। चांदी को भी अपन आसानी से नहीं तोड़ सकते, जस्ते को भी अपन आसानी से नहीं तोड़ सकते और शीशा को भी अपन आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि इनमें धातु पाई जाती है, धातु के जो अंश होते हैं वो इनमें मौजूद होते हैं, जिसके कारण से इनकी प्रकृति कठोर हो जाती है। कठोर प्रकृति होने के कारण अपन इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। ये बात हुई अपनी धात्विक खनिजों की। अब इसके अपोजिट अगर अपन बात करें अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिज देखिए कौन से होंगे? वे खनिज जिनमें धातु के अंश मौजूद नहीं होंगे या धातु के अंश नहीं पाए जाएंगे, उन खनिजों को अपन अधात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। और इन खनिजों को अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि इनमें धातु के अंश मौजूद नहीं होते, जो मेटल के जो पार्ट्स है वो इनमें नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये कठोर नहीं होकर क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये चौक आपको दिखाई दे रही है, ये चौक चूने से बनी हुई है। ठीक है, जो चूना पत्थर है वो अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसे अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर धातु का अंश मौजूद नहीं होता, इसलिए अपन ने इसको आसानी से तोड़ दिया। ठीक है, ये है अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया चूना पत्थर है, वो अधात्विक प्रकृति का खनिज होता है। इसके अलावा जो अभ्रक है वो भी क्या है? अधात्विक प्रकृति का खनिज माना जाता है, जिसमें धातु उपस्थित नहीं होती।
ठीक है। ये बात हुई अपने खनिजों के प्रकार की, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि जो खनिजों के जो निष्कर्षण की जो विधियां हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली खनिजों के प्रकार की। अब देखिए अब अपन बात करते हैं खनिजों के निष्कर्षण की विधियां। ठीक है, खनिजों के निष्कर्षण की विधियां। अब देखिए निष्कर्षण का मतलब क्या होता है यह आपको जानना जरूरी है। यहाँ निष्कर्षण का मतलब यह होता है कि खनिजों को जो निकालने की एक विधि है या खनिजों को प्राप्त करने की जो विधि है उसको अपन निष्कर्षण की विधियों के नाम से जानते हैं। खनिजों के निष्कर्षण की विधियों को अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूं तो मैं इसको खनन कह सकता हूं, खनन के प्रकार कह सकता हूं। खनन क्या होता है? खनिजों के निकालने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है या खनिजों को प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो एक प्रोसेस होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसको अपन खनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो चीजें आई अपने सामने निकलकर। खनिज वे पदार्थ जो जमीन को खोद के निकाले जाते हैं उन्हें अपन खनिज कहते हैं, और खनन का मतलब खनिजों को निकालने के लिए या खनिजों को प्राप्त करने के लिए अपन को जो काम करना पड़ता है, जो वर्क अपन को करना पड़ता है, जो विधियां अपन को अपनानी पड़ती है या जो प्रोसेस अपन को अपनानी होती है, उन प्रोसेस को या उन विधियों को खनन के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में अगर बात की जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि खनिजों के निष्कर्षण की प्रक्रिया को या खनिजों को प्राप्त करने की विधियों को खनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं खनन की विधियों की बात करता हूं। खनन की जो विधि है, पहली विधि वो है आखनन। खनिजों के निष्कर्षण की जो दूसरी विधि है जिसका नाम है आखनन, पहली विधि है। दूसरी विधि है विवृत खनन, और तीसरी जो विधि है वो है अपनी कूप की खनन। ये है खनिजों के निष्कर्षण की सामान्य विधियां। अब इन विधियों की अगर अपन बात करें तो देखिए अपन किस प्रकार से इन विधियों को बता सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अपनी ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मृदा के नाम से जानते हैं, मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो मिट्टी वाला जो पोर्शन था, जो टॉपिक था, मैं वो आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपने पढ़ा होगा और मैंने बताया भी है उसके अंदर कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो कि असंगठित प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है उसको अपन मृदा के नाम से जानते हैं। ये है अपनी सोइल, ऊपरी सतह। अब अपन ने खनिजों की प्रक्रिया के अंदर बात की है कि खनिज अपन को जमीन की धरातल के नीचे मिलते हैं, पृथ्वी की गहराई के अंदर अपन को खनिज प्राप्त होते हैं। अब अगर कोई खनिज हमें जमीन की थोड़ी गहराई के अंदर अपन को मिल जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लो यहां कोई खनिज है, अगर कोई खनिज हमें जमीन की थोड़ी गहराई के अंदर मिल जाता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपन को किसी भी प्रकार से कोई खास परिश्रम नहीं करना पड़ता या किसी भी प्रकार का कोई मेहनत वाला जो काम है, ज़्यादा जो एक वर्क है वो अपन को नहीं करना पड़ता, और केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह या मिट्टी को अपन हटा करके इन खनिजों को जब अपन प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार से खनिजों को प्राप्त करने की जो विधि है उसको अपन आखनन के नाम से जानते हैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी आपके कि पृथ्वी के वे खनिज
जो हमें पृथ्वी के धरातल के बिल्कुल नीचे मिल जाते हैं और जिन्हें प्राप्त करने के लिए अपन को ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, कोई जो बड़ी मशीनें वगैरह हैं उनकी अपन को आवश्यकता नहीं होती, केवल पृथ्वी की ऊपरी परत को अपन हटा करके इन खनिजों को अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से खनिजों को प्राप्त करने की जो विधि है या खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है या खनन की जो विधि है उसको आखनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई पहली विधि आखनन। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि कुछ खनिज जो अपन को होते हैं वो जमीन की कुछ गहराई के अंदर अपन को मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए आप कि ये जो खनिज है वो जमीन की गहराई के अंदर है, कुछ गहराई में है लेकिन इनसे अधिक गहराई के अंदर ये खनिज है। अब इन्हें प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, इन्हें प्राप्त अपन को करना है। प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको खनन के नाम से जाना गया और अपन किस प्रकार से इन्हें प्राप्त करते हैं वो इन 3 विधियों के माध्यम से हमें बताया गया है। अब इन तीनों विधियों के अंदर से जो आखनन है वो मैंने बताया, ऊपर वाली परत को हटा दिया, प्राप्त कर लिया, इसको आखनन कह दिया गया। अब जब कोई खनिज हमें जमीन की या पृथ्वी की कुछ गहराई के अंदर अपन को मिलता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपन को कुछ परिश्रम की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, कुछ जो मजदूर वगैरह है या अन्य जो लोग हैं उनकी भी अपन को मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, या कुछ हल्की फुल्की मशीनों के माध्यम से अपन जब इन्हें प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के खनिजों को अपन विवृत खनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन करते हैं और देखिए अपन ने यहाँ बात कर ली विवृत खनन की कि अगर कोई खनिज हमें यहाँ मिल जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए अपन को यहाँ मतलब कोई मजदूरों की आवश्यकता होती है, कुछ परिश्रम की अपन को आवश्यकता होती है और फिर कुछ मशीनों के माध्यम से अपन इनको प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस विधि को अपन विवृत खनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये विवृत खनन कहा जाएगा इन खनिजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब तीसरी जो है कूप की खनन, उसमें क्या करना होगा कि जब कोई खनिज हमें जमीन की बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर अपन को मिलता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें जमीन से गहरे कुओं का निर्माण करना पड़ता है। इस प्रकार से कुओं का निर्माण हमें करना पड़ता है और इन कुओं के निर्माण करने के बाद में अपन इन खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन खनिजों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उनको अपन कूप की खनन के नाम से जानते हैं। देखिए कूप की खनन नाम क्यों रखा गया, कूप के ऊपर नाम रखा गया। कूप का मतलब क्या होता है, कुआं होता है। तो यहाँ हमें क्या है कि कुओं का निर्माण करना पड़ रहा है, जिसके कारण से इस खनन की विधि को कूप की खनन नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई कूप की खनन की। अब 3 प्रकार की खनन की विधियों को मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, आखनन, विवृत खनन और कूप की खनन। ठीक है, इससे आगे की जो चर्चा है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की जो खनिज संसाधन की जो चर्चा है वो अपन आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।